तो हम लोग पॉलीगन लॉ का प्रूफ कर रहे हैं सभी, जिसमें कुछ वेक्टर है ए बी सी डी एंड ई, जो किसी सर बॉडी आवाज सही से नहीं आ रही। में। आवाज सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर थोड़ी कम आ रही है। सर थोड़ी सी गूंज रही है आवाज। थोड़ी यस। हाँ सर, वर्ड्स क्लियर नहीं है कुछ कुछ। यस हेलो बेटा, आ रही है आवाज? यस सर। थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, फोन के लिए बिल्कुल भी ना सुनाई दे, अनक्लियर हो तो बता रहा हूँ। सर फ्लक्चुएट हो रही है थोड़ी सी अभी भी। नेटवर्क इशू हो सकता है। ये बता डिलीट करें तो अब बताना बेटा आवाज। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो ठीक है। देखिए, मैंने आपको ये बताया अभी तक, कुछ वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई, जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और उनको मैंने पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट किए। कौन कौन सी साइड से? ओपी, पी क्यू, क्यू एस, एस टी एंड टी यू। और जो रिजल्टेंट है इनका, इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है आर, उसको मैंने अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है ओ यू से। लिखो, लेट आर बी द resultant vector represented by the side OU in diagram। OU of polygon कर लो, वो हमने यहाँ दिखा दिया अपोजिट ऑर्डर में। क्या इतना लिख लिया सबने? यस सर। अब मुझे इसको प्रूव करना है। आप सबसे पहले इस ट्राइंगल को लें, इस ट्राइंगल को देखो, इन राइट एंगल, इन ट्राइंगल, राइट एंगल तो नहीं है, इन ट्राइंगल OPQ, in triangle OPQ, in triangle OPQ, by triangle law OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector। ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है? अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो तीसरा वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यस और नो? अगर दो यस वेक्टर सर। तीसरा वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा, तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओ क्यू वेक्टर मेरे पास आ गया, वेक्टर ए लगा दो। देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए को लिखो, सॉरी ओ क्यू को लिखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनाना, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये मेरे पास क्या बन गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मैं एक ट्रायंगल लूंगा, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ओ क्यू एस। लिखो, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस
इसमें आप ही बताओ ओ एस वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओ क्यू वेक्टर प्लस एस क्यू एस क्यू एस वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एस वेक्टर। ये देखो ना, ये जो अपोजिट ऑर्डर वाला होता है वो सेम ऑर्डर के दो वेक्टर का सम होता है, ऐसा हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ लिया। दो सेम ऑर्डर के वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट होता है अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर। इतना सही है? इक्वेशन वन को टू में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ओ क्यू की वैल्यू और ओ एस तो पता ही है सी है। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो ओ एस मेरे पास क्या आएगा? ओ क्यू की वैल्यू फिक्स है, ए प्लस बी आपने निकाल ली, और क्यू एस किसके इक्वल था? सी के। तो ये मेरे पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओ एस वेक्टर अपने पास बन गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली आप धीरे धीरे ट्रायंगल को बढ़ाते जाओ। अब आप ट्रायंगल ले लो ओ एस टी, इसको इक्वेशन 3 कर दो। इन ट्रायंगल ओ एस टी, खुद बताओ क्या आएगा? इन ट्रायंगल ओ एस टी OS plus T. is equal to vector. ओ टी वेक्टर इज OT इक्वल vector is equal to OS प्लस एस टी ST vector. प्लस एस टी। ओ एस वेक्टर प्लस एस टी। अब इक्वेशन 3 का 4 में यूज करो। यूजिंग इक्वेशन 3 इन 4, खुद बनाओ, खुद बनाओ, आपके पास क्या बनते हैं? ए प्लस बी प्लस A सी plus प्लस B plus C plus C D. plus T. यस, वेरी गुड। ओ टी वेक्टर बन जाएगा, ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। फ्रॉम इक्वेशन ब्रैकेट में कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ऐसे ही अगले में करना पड़ेगा। ऐसे लास्ट ले लेंगे, लास्ट ओ टी यू खुद बनाओ। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट वाला ट्रायंगल कौन सा बन गया? इन ट्रायंगल ओ टी यू, इन ट्रायंगल ओ टी यू क्या बनेगा नवे? ओ टी यू में Vector OT plus vector TU. Vector OT equals नहीं बेटा, Plus पहले T. रिजल्टेंट लिखा करो। ओ यू वेक्टर U. इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर T plus प्लस प्लस TU. टी यू। इसको आगे पीछे भी नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। जिधर डायरेक्शन है ना टी से यू, तो वैसे लिखना होता टी यू। अगर डायरेक्शन इधर होती तो यू टी। इसकी डायरेक्शन इधर बन रही है ओ यू, और ओ यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट को। Resultant. आप इक्वेशन 5 का यूज कर लो। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, 5 का यूज करो 6 में। सर ए प्लस बी प्लस A plus B plus C B plus D plus plus C C. plus C plus D plus E. A plus B plus C plus D plus E. This is the proof of your polygon law. नानी, तो बेटा ये रिजल्टेंट था आपके पास। एक बार रिवाइज कर लो बेटा, सारे देख लो ये कैसे प्रूव किया हमने पॉलीगन लॉ को किस तरह से प्रूव किया है, इसको चेक कर लो सब बच्चे। समझ में आ गया सबको? yes, sir. यस सर। Yes. रब कर दूं बोर्ड को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आप एक चीज समझो, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम पे आता हूँ। प्रॉब्लम 1 एंड 2 फ्रॉम द बुक। अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो एक बार मैं ये हेक्सागन बनाता हूँ ऐसे, ये मैंने हेक्सागन बनाया, लेट ये ओ है, और
ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर इस वेक्टर को मैं ए लिखूंगा तो फिर इसको मैं माइनस ए लिख सकता हूँ, यस और नो? Yes. Yes, sir. Sir. लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब ये वाली लेंथ इसको मैं नाम दे दूं पी क्यू आर एस, आर भी ले लिया मैंने, कोई बात। ये वाली लेंथ ओ इसका मिडिल पॉइंट है, तो जो वेक्टर ओ एस होगा, ध्यान से देखना, वो वेक्टर पी क्यू का हाफ होगा, यस और नो? क्या वेक्टर ओ एस पी क्यू का हाफ होगा? बोलो, ओ मिडिल पॉइंट में होगा ना, और डायरेक्शन भी मैंने वही रखी है, पी से क्यू। लेकिन क्या वेक्टर ओ एस हाफ होगा क्यू से पी का? सोच के बताओ। No, sir. No, नहीं sir. होगा, No, sir. क्योंकि क्यू No, क्यू sir. से पी कुछ और वेक्टर है और ओ एस का उसके साथ कोई लिंक नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो कोई लिंक नहीं है। ओके, पहले यहां भी गलती हुई थी शायद, ओ एस वेक्टर पी एस होना चाहिए था, आपने ऐसे ही यस कर लिया, यहाँ पी एस आना चाहिए था बेटा। Yes. ओ एस वेक्टर पी एस वेक्टर का हाफ है। क्या ओ एस वेक्टर एस पी वेक्टर का हाफ है? No, sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाँ। एस पी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। ये कह सकते हैं माइनस ऑफ द एस पी वेक्टर का, ये कह सकते हैं माइनस ऑफ द एस पी वेक्टर का हाफ। तो यहाँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर, अगर मैं इसको वेक्टर बी मानता हूं तो क्या इसको वेक्टर माइनस बी ले सकता हूं? Minus vector. Yes, Yes, sir. ले सकता हूं ना, अपोजिट है। ओके, अगर मैं पी यू को वेक्टर सी मानता हूं तो आर Minus Minus. माइनस नहीं आ रहा बेटा, ये एरो तो सी देखो, आएंगे दोनों। डायरेक्शन के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं तो आपसे C डायरेक्शन के same ही हिसाब से आएंगे। आएगा. फिर C आएगा। सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। शीट में जो मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द शीट 4.12, जिनके पास बुक है वो अपना बुक से देख लेंगे। 4.12 क्वेश्चन ये कहते हैं कि ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर जब भी वर्ड आए, इसने रेगुलर यूज किया है, इसने मिस कर दिया रेगुलर, लेकिन रेगुलर वर्ड जब आएगा तो साइड इक्वल होती है, यहाँ रेगुलर वर्ड आना चाहिए। ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर पेंटागन, और वो पेंटागन आपके पास ये है। चलो एक जनरल वर्ड भी हो सकता है, सिंपल पेंटागन ले लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जैसे दिया होता है ना वैसे ही आप एरो ले सकते हो, ई, और ये आपके पास लास्ट साइड है, तो इसको आपने बना लेना है। ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है, ये सी डी वेक्टर है, ये डी ई वेक्टर है। अगर इधर लेते हैं तो ये वेक्टर क्या बनेगा? ई ए वेक्टर बनेगा। आज मैंने आपको प्रूफ करवाया, तो अब आपको ये आसान लगेगा कैसे। Join ये का एरो ऊपर नहीं आएगा। ई से ए है ना बेटा, अभी मैं वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एरो बनाया है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या है, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर प्लस
ई ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है, चेक करो आप बस। सर यही है। Ex- यस सर यही है। यही है ना? तो आप Sir, इसको by कैसे प्रूव करोगे? बोलो। हाँ जी, triangle close area, sir. देखिएगा सर लोग, सुनो ध्यान से। अभी आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी पॉलीगन लो। अगर कुछ वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो उसका अपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट होता है। अपोजिट ऑर्डर होता है ना रिजल्टेंट। इट मींस, लिखो फ्रॉम, याद करवाता हूँ, फ्रॉम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। अभी समझ में आ जाएगा, एक बार नोट करते हैं। जो अपोजिट ऑर्डर में होता है ना वेक्टर ए ई, वो रिजल्टेंट होता है किनका? वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर डी ई। यही थ्योरम आपने पढ़ी थी ना अपोजिट ऑर्डर में करके। चलो मैं Yes, अपोजिट sir. कर देता हूँ। आपकी थ्योरम क्या थी? आपका लॉ क्या था कि अगर बाकी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो लास्ट साइड अपोजिट ऑर्डर में इन सब का रिजल्टेंट होगा। तो मैंने अपोजिट ऑर्डर बना लिया, सो दैट कि मैं रिजल्टेंट लिखता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ए ई वेक्टर को अगर मैं ई ए वेक्टर लिखता हूँ तो वो नेगेटिव में आता है। आता है ना ये नेगेटिव में। ए ई वेक्टर को अगर मैं ई ए लिखूंगा तो नेगेटिव में आएगा। इक्वेशन 1 में 2 को पुट कर, यूजिंग 2 in 1, तो माइनस ई ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, इसके इक्वल होगा। बेटा यस और नो बोलो यहाँ पर। Yes, sir. Yes, sir. इसको राइट साइड में ले जाओ, तो इधर रहेगा जीरो वेक्टर। जीरो भी वेक्टर होता है, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर रहेगा। और ये इधर क्या बन जाएगा? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ई ए वेक्टर। इसको उठा के मैं इधर ले गया, तो यस, दिस इज माय प्रूफ, हैंस प्रूफ। इसीलिए मैंने कहा था पहले हम पॉलीगन लॉ का प्रूफ कर लें, फिर आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर। इजी था ना सर बेटा? एक बार सेकंड इक्वेशन के बाद फिर से बता दो। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन के बाद पूछ रहे हैं बच्चे, बता दो। सेकंड इक्वेशन को आप क्या करो, फर्स्ट में पुट कर दो। ए ई की जगह पे क्या लिख दो? माइनस ई ए, ये लिख दिया। अब इसको राइट साइड में ले जाओ। जैसे राइट साइड में लेके जाओगे, लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? जीरो। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? जीरो। दिस इज राइट। ओके सर। गुरनूर, आपको समझ में आ गया? इधर जैस्मीन, मैंने आपको, सबको क्लियर है? विनीत, आदित्य, पारस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये अच्छा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इसमें हेक्सागन दिया हुआ है, बना देता हूं मैं। ए से लेके ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागन होगा। ए बी सी डी, ऐसे दिया हुआ, ए बी सी और ओ इसका मिडिल पॉइंट दिया हुआ, ओ इज दिस। और ऐसे डॉटेड लाइन से आपके डायग्राम में बनाया हुआ, ये मिडिल पॉइंट है हर लाइन का। और रेगुलर हेक्सागन मानना आप इसको, रेगुलर। ये साइड की लेंथ सेम है, सारी लेंथ सेम। अब आपको क्या प्रूव करना है वो देखो। आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ
is equal to 6AO. We have to prove AB plus BC plus AB plus AC, सारे A से हैं शायद। AB plus AC plus AD plus AE plus AF। सर बारी बारी ब्लर हो रही है। क्या क्या ब्लर हो रहा है बेटा? डायग्राम सही है। सही है या गलत है बेटा? डायग्राम सर। सही आ रहा है? सही आ रही है। आ रही है। ब्लर आ रही है क्या? सर कभी कभी। सर ओके है। सही आ रही है सर। बेटा कभी कभी पे ना कंप्लेंट मत करो, ये नेटवर्क इशू होते हैं, उसको एडजस्ट करो। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो मुझे बताओ। अब ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, इनको हमें एडजस्ट करना है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करना। जो आपका ए सी है, ए सी देख रहे हो आप? ए सी, यस सर। ए सी आपका किसके इक्वल है? AB plus B BC plus BC वो आप किधर से भी ले सकते हो बेटा। ए सी आपका यहां से देखो, एडी प्लस बीसी के भी इक्वल है। मैं एडी को क्यों लेके आ रहा हूं एसी में? क्योंकि मुझे ओ ए चाहिए, ये वाली साइड हर बार चाहिए। तो क्या इस एसी को मैं ये लिख सकता हूं, ए डी प्लस बीसी। एरो आपने अपने अकॉर्डिंग डालने हैं जिसको आप रिजल्टेंट ले रहे हो। आपने एसी को लिखा तो आप वो दो वेक्टर ले रहे हो जो सेम ऑर्डर में है, तो ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग बनाते जाए। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर। नहीं, एडी माइनस डीसी नहीं आया, एडी और डीसी। मैंने एरो इधर बना दिया ना, दो एरो सेम ऑर्डर में, तीसरा इसके इक्वल है। ये रिजल्टेंट है सर इसका, सर एसी। एसी रिजल्टेंट बन गया ना, एडी प्लस यस बीसी सर। का। आपने ना एक कोशिश करनी है इस क्वेश्चन में, कहीं से भी एडी को लेके आना है। एडी लाने से मुझे ये फायदा होगा कि लास्ट में मेरे को ओ ए एडी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द ए ओ होगा। तो किसी भी तरीके से ना आप एडी को इकट्ठा करो जहां से भी आते हैं। तो यहाँ से एक एडी आ रहा था, मैंने ले लिया। एक एडी यहाँ पहले ही पड़ा हुआ है, उसको मत छेड़ो, वो तो एडी है ही। अब आप देखो ए ई में एडी कैसे ला सकते हो, खुद सोचो आप। ए ई में एडी कैसे ला एडी सकते हो? प्लस ईडी। एडी प्लस डी। हाँ, एडी प्लस डीई, वेरी गुड। एरोज आप अपने अकॉर्डिंग बना लो जैसे जैसे आपको चाहिए। देखो ये ए ई है, इसमें एडी प्लस डीई आएगा ना, सेम ऑर्डर के दो वेक्टर आएंगे। एडी प्लस डीई, यहां तक कुछ पूछना हो किसी को? नो मैं सर। फिर से बोल रहा हूं- नो सर। सर फिर से बोल रहा हूँ कि इन दो वेक्टर को, इन दोनों को आप एडी में ले आओ, बाकी बचा ए एफ। अभी उसका कुछ नहीं करते, अगले स्टेप में देखेंगे। उसको आप ए एफ लिख लो, उसको आप क्या लिख लो, ए एफ। देखो कितने एडी आपके इकट्ठे हो गए, कितने एडी आपने इकट्ठे कर लिए? 3 एडी। 3। तो 3 एडी आपने इकट्ठे कर लिए। अब क्या क्या टर्म्स बचती हैं वो बता दो। एक तो बचता है आपके पास ए बी, एबी ए बी सीडी। डीई। ए बी और डीई मैं इसलिए ले रहा हूँ, ए बी और डीई में रिलेशन बनेगा, अपोजिट है ना। एक बार इनको एक साथ लिख लो, ए इसको आप क्या लिख लो, ए बी प्लस बी। और बाकी टर्म बताना क्या बचती हैं। एक तो बचेगा डी सी, सीडी। डी Plus सी है AF. बेटा, सी डी लिखना है। ओके सर। आगे क्या है, एएफ। AF।
आगे क्या है बेटा ए है। अब आप खुद सोचो ए बी और डी में कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? कैंसिल हो जाएगा। प्रपोज Sir. इक्वल एंड अपोजिट है। ए बी और डी दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो आप लिख सकते हो एस ए बी इज इक्वल टू माइनस डी ई। सिमिलरली डीसी और ए एफ में देखो, डीसी नीचे की तरफ आ रहा है और ए एफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये भी डीसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एफ, तो ये टर्म 0 0 नहीं हो जाएंगे? Yes, sir. यस तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव कर रहा हूँ, ये तो मुझे प्रूव करना था ना। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके मैं पहुंच गया 3AD प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 3AD, यहाँ तक पहुंच जाओ। यस हो क्या बेटा? Yes, sir. दोबारा तो प्लस 0 0 है इसलिए 3AD हो गया। अब AD का AO से कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? सर 2AO है Yes, sir. Yes, sir. Yes, AO sir. बस फिर proof हो गया। फिर प्रूव हो गया। आप लिखो 3 twice of OA because AD is equal to twice of OA। क्या बन गया? 6OA बना या नहीं बना? 6OA hence proof। नोट कर लो अच्छे से, 6OA and hence it is true। कर सकते हैं सब बच्चे ऐसे? सर इसमें Yes, फिर sir. सर AO लिखा हुआ है सर अपोजिट कर दे कुछ। हाँ AO ही बनेगा बेटा, मैंने गलत लिख दिया। Yes. मैंने OA कर दिया ना, उल्टा कर दिया। ये AO सेम डायरेक्शन नहीं बनेगा, यस इसको आप AO कर दो, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ भी AO करो, ये बन जाएगा 6AO। प्रूफ में भी AO होगा बेटा, वहां मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रूफ में भी AO ही है, प्रूफ भी यही करना है। प्रूफ के अंदर भी आपके पास AO है ना कि OA है। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपकी शीट का। सर रेगुलर हेक्सागन और सिंपल हेक्सागन में सर डिफरेंस क्या है? हाँ, रेगुलर हेक्सागन और सिंपल हेक्सागन में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। रेगुलर हेक्सागन की साइड इक्वल होती है और सिंपल हेक्सागन की साइड इक्वल नहीं होती। वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर इक्वल होंगे तो रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। मान लो एक साइड बड़ी है एक छोटी है, फिर कोई आ गई, ये भी हेक्सागन ही होगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी हेक्सागन है। हेक्सागन वो जिसकी 6 साइड्स है, रेगुलर हेक्सागन वो जिसकी 6 साइड इक्वल हो। ओके तभी मैंने ए बी को DCE से कैंसिल किया ना, इक्वल थी, इसलिए यहाँ वर्ड आना चाहिए रेगुलर हेक्सागन, और वही आया हुआ है यस रेगुलर हेक्सागन। और कोई डाउट किसी का शीट में? सर एक 8th क्वेश्चन कहा था आपने, बाद में करेंगे। 8th क्वेश्चन, हाँ वो अब हो जाएगा। देखो, when the angle between two vector of equal magnitude is 2 pi by 3, prove that the magnitude of the resultant equal to either मतलब या एक फिर दूसरे वाला। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये पॉलीगन से नहीं है, 2 ही वेक्टर है। मुझे लगा था कि पॉलीगन वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 पाई बाई 3 कितना एंगल होता है डिग्री में? 1 पाई 180 के इक्वल होता है। 120. दो वेक्टर है सर एंड वेक्टर बी, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। 120 क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है 2 पाई बाई 3, 2 बाई 3 इंटू 180, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो इट इज 120 डिग्री।
और ये दोनों वेक्टर भी इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि इनका रिजल्टेंट भी इनके इक्वल ही है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड मैं x मान लेता हूं और इसका मैग्नीट्यूड भी मैं x मान लेता हूं। लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू x। अगर आपने रिजल्टेंट भी x प्रूव कर दिया तो आपका आंसर आ गया। अगर हमने रिजल्टेंट को भी x प्रूव कर दिया देन वी विल गेट द आंसर। बस अभी आते हैं। चाबी दे। तो बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ सब बच्चे, क्या होता है? Resultant vector is Under equal to root a square plus b plus square plus 2ab plus cos 2ab theta. cos theta अंडर रूट। तो मैंने स्केलिंग कर दिया, रूट में रखा ही नहीं। इससे मैं r निकालता हूँ। a और b की वैल्यू मैंने x ले ली। cos 120 होता है बेटा माइनस हाफ, पता होना चाहिए यार। cos 120 कितना होगा? माइनस का minus half तो चेक करो फिर इससे क्या आंसर आएगा, खुद चेक करो। ये 2 से 2 कट गया ना, तो ये r स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो r स्क्वायर आएगा x स्क्वायर और r इक्वल टू x। r इक्वल टू x, hence it is proved, hence it is proved। हो गया? yes sir और कोई डाउट Yes, किसी sir. का इस शीट में? एनी डाउट नहीं है आपका? अगला टॉपिक बनाओ आप, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग बनाओ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन को हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। रेजोल्यूशन या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट या रेजोल्यूशन और components of a vector। Resolution और component of a vector क्या होते हैं? resolution और component anybody? components या resolution of vector वो vectors होते हैं जो मिलकर वही काम करते हैं जो सिंगल वेक्टर करते हैं। एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। पहले समझ लो, मान लो ये एक बॉडी है, मैं इधर एक फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, एक फोर्स मैंने इधर लगाई, कोई फोर्स मैंने इधर लगाई, ऐसे मैंने बहुत सारी फोर्सेस लगाई। अब हुआ ये कि बॉडी इन सभी फोर्सेस के कारण लेट इधर को जाना शुरू हो गई, इस तरफ से। हमने इस पे 5 या 6 या 10 फोर्सेस लगाई। ये फोर्स ए, वेक्टर ए है, बी है, सी, डी, ई, इन सब के कारण कोई एक रिजल्टेंट बनेगा ना। आपने पॉलीगन लॉ में पढ़ा है, सभी वेक्टर का कोई एक रिजल्टेंट बनेगा। मान लो रिजल्टेंट ये बना, मान लो रिजल्टेंट ये बना, तो इन सब का रिजल्टेंट कौन है? आर। और ये सब आर के क्या है? कंपोनेंट्स। ये सब आर के क्या है? कंपोनेंट्स। उल्टा होगा, उल्टा होगा। बहुत सारे वेक्टर का एक रिजल्टेंट होगा और एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मिलकर वही काम करेंगे जो सिंगल वेक्टर कर रहा है। अगर ये वेक्टर मेरे पास एक ही होता तो भी इसने वही काम करना था जो इन सब ने मिलके किया। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज, लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर are the number of vectors. Components of a vector are the number of vectors which
ऑल टुगेदर, मैं लिख देता हूं बेटा, components of vector of a vector, single vector of a vector are the number of vectors. ये नंबर कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक, ध्यान रखो। आर द नंबर ऑफ वेक्टर्स which all together मिलकर, which all together produce same effect as is produced by single vector alone, as is produced by single vector alone. किसी एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जो मिलकर वही इफेक्ट देंगे जो वो सिंगल वेक्टर दे रहा था, तो वो उसके कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट इसका उल्टा होता है। रिजल्टेंट में क्या होता है कि रिजल्टेंट एक खुद सिंगल वेक्टर होता है जो सभी का वही इफेक्ट देता है, और ये क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर आपसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू कि एक वेक्टर है, इसके कितने कंपोनेंट बना सकते हो आप? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, शाबाश। एक वेक्टर के आप कितने कंपोनेंट बना सकते हो? इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक वेक्टर के आप कितने रिक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं? रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैं बताता हूँ। रिक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन, एक होता है रिक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन, एक होता है रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। दोनों आप हेडिंग बना लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। एक प्लेन में, प्लेन क्या होता है? एक्स वाई प्लेन होता है। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये वो वेक्टर है जिसके कंपोनेंट बनाने हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पे हो। तो इसके दो ही बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन प्लेन आर 2, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस, स्पेस में तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, आर 3। नोट करो ये, rectangular component in plane 2, rectangular component in space 3। स्पेस के अंदर rectangular component 3 होंगे और प्लेन के अंदर rectangular component 2 होंगे। और वो कंपोनेंट कौन से होंगे वो आप पहले से ही जानते हो। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूँ, मैंने एक वेक्टर लिखा a, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। तो ये कोई भी वेक्टर है, वो तीन वेक्टर से मिलके बना है, एक x कंपोनेंट से, एक y कंपोनेंट से, एक z कंपोनेंट। These are the three components, three components। अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूँ व्हाट इज x कंपोनेंट, तो आप कहेंगे 3i। व्हाट इज y कंपोनेंट, आप कहेंगे 3j। 2i क्या करती z कंपोनेंट, और इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मिलके वही काम करते हैं जो वेक्टर अकेला करते हैं। ये वेक्टर ने वही काम करना है जो ये तीनों मिलके करेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। इतना समझ गए? यस सर। सर?
अब कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कोई तो एंगल बनाएगा। लेट अल्फा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कॉस अल्फा आई कैप, साथ में ए का मैग्नीट्यूड, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, कॉस गामा के कैप। तो ये आप वैसे नोट कर लो, कंपटीशन वाले बच्चे किसी भी वेक्टर को, वैसे कंपटीशन वाले भी और थ्योरी में भी आजकल आपको 20 MCQs आते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, सुनिए ध्यान से। इसका फायदा ये होगा कि मान लो मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया जिसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। आपसे पूछ लिया कि एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस से। मान लो मेरे पास वेक्टर ये है, कुछ भी ले लेता हूँ मैग्नीट्यूड, चलो कुछ और ले लेंगे, 10 की जगह पे 3 ले लेंगे। आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 3 बनता है, इसका मैग्नीट्यूड 3 बनता है। और आपको ये पूछ ले कि ये वाला एंगल बताओ अल्फा, तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। यहाँ 1 है ना, तो 1 इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। अगर बीटा पूछ लें 2 इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। अगर गामा पूछ लें 2 इज इक्वल टू ए कॉस गामा। ये आपके पास आ जाएगा। ए कितना है आपके पास, ए इज ऑलरेडी 3, तो आप लिखोगे 3 कॉस अल्फा, 3 कॉस बीटा, 3 कॉस गामा। यहां से अल्फा निकालो। ये कंपटीशन वालों के लिए तो बहुत आसान रहेगा एंगल निकालना। यहां से बीटा निकाल लो, कॉस इनवर्स 2/3। यहां से गामा निकाल लो, कॉस इनवर्स 2/3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के। हमेशा किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए कॉस अल्फा होता है, याद रखना। किसी भी वेक्टर का वाई का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए कॉस बीटा होता है, और जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए कॉस गामा होता है। ऑलवेज कर लोगे सब लोग यहाँ पे? Yes, sir. अब अगर मेरे पास प्लेन में एक वेक्टर है ए, और ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, वैसे तो प्लेन में अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, प्लेन के अंदर, स्पेस में नहीं होगा ऐसे। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या करोगे? ए कॉस अल्फा। और वाई का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या करोगे? ए कॉस बीटा। बीटा। जो एंगल उसका कॉस ले लेना, मैग्नीट्यूड बन जाए, उसका कंपोनेंट बन जाए। अगर अल्फा में ही आंसर रखने हैं, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा ए कॉस 90 माइनस अल्फा, तो वो क्या बन जाएगा? ए साइन अल्फा। क्या बन जाएगा? ए साइन। ये सबसे आसान तरीका यही है
कि आप ये दोनों एंगल ले लो। मान लो ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। सर इसका रिपीट करना सर, component- नेटवर्क हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एंगल अल्फा है तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए cos अल्फा। ये एंगल बीटा है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए cos बीटा। जिधर जो एंगल होगा उसका कॉस ले लो। या फिर आप एक काम करें कि आपके पास ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 100, ये एंगल आपको दे दिया 30। अगर आपको दूसरा एंगल ही लेना तो फिर आप जिधर एंगल आपको दिया उसका कॉस कर दें और दूसरी तरफ का आप साइन कर दें, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपने एक ही एंगल लेना है तो फिर एक का कॉस कर दो, एक का साइन। कॉस किसका करोगे? जहां एंगल बनेगा, और साइन किसका करोगे? उसके 90 डिग्री। नहीं तो आप क्या करो बेटा, एक बार सुनो, नहीं तो आप क्या करो, दोनों एंगल ले लो। जब आप दोनों एंगल लोगे फिर आपको कॉस ही करना है, ध्यान रखना। 100 cos 30 और 100 cos 60, ये आपके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। आप पूछो क्या पूछना किसी। हाँ सही है, कंपोनेंट कौन से बनेंगे? बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही है बीच में जो बोल रहे हो, बहुत कट कट के आ रही है आपकी आवाज। मैंने यहाँ एक ही बात बताई है, मैं रिपीट कर दे। या तो आप दोनों एंगल बना लो 30 और 60, फिर आपने साइन नहीं लेना, फिर कॉस ही लेना। जिधर जो एंगल है उसके साथ कॉस लगा दो, वो कंपोनेंट बन गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही है बेटा, रेक्टेंगुलर के केस में होगा ही, और कहीं नहीं होगा, और कहीं नहीं होगा, ध्यान रखना। ओनली इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर। जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओगे, लेट की आपके पास ये एक वेक्टर है ए, बना के दिखाओ मेरे को, इसका मैग्नीट्यूड है 50, ये एंगल है 45, तो ये एंगल भी कितना होगा बताओ? 45। तो यहाँ कंपोनेंट क्या बनेगा? 50 cos 45। यहाँ कंपोनेंट क्या 50 बनेगा? cos 45। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा? कंपोनेंट। टाइम हो गया है, आज का होमवर्क नोट कर लो थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं है, बट नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको नेक्स्ट आ रही है, पेज नंबर 4.19 पे, इसके पहले 5 क्वेश्चन करने हैं ओनली। 4.19 बोला क्या मैंने? यस सर। 4.19 पे क्वेश्चन 1 to 5 करके आना, क्योंकि ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है, तो कल इसको कंप्लीट कर सर। ठीक है बेटा, जा सकते हो।